हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं बृहस्पति कोचिंग में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नया लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा 11वीं क्लास का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसका परिचय देखेंगे एक तरीके से इस वीडियो में हम लोग कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम लोग क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय तीसरा पादप जगत, लेसन का नाम क्या है? पादप जगत। जैसा कि पिछले लेसन में हमने पादप जगत के क्या क्या लक्षण होते हैं या पौधों के क्या लक्षण होते हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इत्यादि सारी चीजें देखी थी। ठीक है, फिर अभी हम लोग को इस वीडियो में क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहले तो हम पादप जगत का वर्गीकरण जान लेते हैं कि पादपों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर उनमें से हर एक भाग को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया पढ़ना कैसे है भाई? पादप जगत का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किया गया। पहले हम वर्गीकरण देखेंगे, फिर उसमें से हम एक एक वर्ग या विभाग को उठाएंगे और उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पादपों का वर्गीकरण क्या है। देखते हैं हम लोग दोस्तों अभी पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए, सब पादप जगत को प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। एक एक चीज समझिएगा, इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले हम जान लेते हैं किसने प्रस्तुत किया था। तो आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जैसे आपने जीवों का वर्गीकरण देखा ना, 5 जगत प्रणाली देखी, 1969 ईस्वी में व्हिटकर ने दिया था, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है। अब उसके बाद जो प्लांटी आती है उसमें एक पादप जगत था जो जिसमें पौधे पाए जा रहे थे, तो उसको फिर से विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है? उसको भी प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया, हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पर। तो 2 भाग कौन कौन से? एक है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, सही कर देते हैं, या स्पर्मेटोफाइटा। समझ में आ रहा है? फेनेरोगैम्स का मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज बनते हैं, और क्रिप्टोगैम्स का मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पौधा है जिसमें बीज नहीं बनता, तो आप किस वर्ग में रखना पसंद करेंगे? तो वो अगर बीज नहीं बनता तब हम इसमें रखेंगे, और अगर बनता है तब हम इसमें रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद देखते हैं, फिर से क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रमुख रूप से इसमें जीवाणु रखे गए हैं, शैवाल रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा में हम लोग अध्ययन करते हैं कुछ ऐसे पौधों का जो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। समझ में आया? मतलब थैलोफाइटा ज्यादातर जलीय होते हैं, जल वाले जीव होते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये जीव जल में भी पाए जा सकते हैं और जमीन पर भी। तीसरे जीव हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। ये ऐसे पौधे होते हैं, ध्यान दे के सुनते जाइएगा, है ना। टेरिडोफाइटा का मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जो केवल स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, और विस्तृत अध्ययन हम करेंगे इसी लेसन में। पहले हम परिचय जान लेते हैं कि ये होते क्या है। समझ में आ रहा? ये तो समझ में आ गया। उसके बाद है स्पर्मेटोफाइटा। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। मतलब इनमें तो बीज तो बनेंगे, दोनों में बीज लगा है लास्ट में, तो बीज तो बनता है, आपको भी पता लग गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अनावृत का मतलब क्या होता है? अनावृत का मतलब ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आम कितने लोगों ने खाया? आपने खाया कि नहीं? तो आम जब खाते हो तब उसका पूरा निगल तो जाते नहीं होगे, उसको छिलका निकाल करके आप खाते हैं, है कि नहीं? तो खाने के बाद में अंदर एक गुठली दिखती है आपको, तो वही गुठली क्या होती है? आवरण होती है। तो और आवरण को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर मिलेगा बीज। इसका मतलब कि बीज के ऊपर आवरण पाया जा रहा है, इसका मतलब आम क्या है? आवृत बीज है। समझ में आया? उसके बाद अनावृत बीज, जिन पौधों में नहीं पाया जाता, जैसे चीड़ होता है, देवदार होते हैं, ऐसे वृक्षों में जो बीज होता है उसमें आवरण नहीं होता है। ठीक है,
तो वो होते हैं अनावृत बीजी पौधे। तो हमने एक लाइन में इनको देख लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पादप जगत का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को तीन में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वहीं फेनेरोगैम्स को दो में, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में। आया समझ में? अब हम लोग इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा, या फिर इनमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं प्रमुख रूप से, शैवाल क्योंकि ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं जो कि है वर्गीकरण, जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया था अपने अपने अनुसार। एक कृत्रिम पद्धति थी, एक प्राकृतिक पद्धति थी। तो हम इन सबको देख लेते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था, और क्या क्या होता है कृत्रिम पद्धति और प्राकृतिक पद्धति क्या होती है। चलिए हम लोग उसे समझते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्गीकरण, ठीक है। देखिए कुछ वर्गीकरण हमारी बुक्स में दी हुई है, ठीक है, उन्हें तो हमें पढ़ना ही है। दूसरी बात, इससे हमें क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं आता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन आपको इसमें से दो चीजें जरूरी हैं। जैसे मान लीजिए ये कृत्रिम वर्गीकरण है, तो ये दो चीजें जरूरी। पहली ये किसने दिया था, दूसरी किस पर आधारित थी वर्गीकरण, ठीक है। दो चीजें जानने की कोशिश कीजिएगा और हम भी वही आपको जनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कृत्रिम वर्गीकरण क्या है। आपने कृत्रिम वर्गीकरण का नाम सुना होगा। कृत्रिम वर्गीकरण को सबसे पहले जान लेते, दिया किसने था, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, ठीक है। इन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो शायद ही कैरोलस लिनियस से आपका कभी पीछा छूटेगा, तो इसलिए इन्हें याद रख लीजिए, है कि नहीं, हमेशा काम आने वाले वैज्ञानिक हैं। तो कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। आगे समझ में। अब कृत्रिम वर्गीकरण थी क्या, ठीक है। देखिए कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, पहले की बात है कि नहीं, जब वो थे 1753, उतने समय की बात है, तब उन्होंने पौधों को वर्गीकरण किया था, पौधों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने क्या किया था कि पौधों को उनकी बाह्य आकारकी के आधार पर, भाई जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, हमारी बाह्य आकारकी क्या है कि हमारी लंबाई इतनी है, हम 5 फुट कुछ इंच के हैं, हमारा रंग काला है कि नहीं, हम बोलते कम या ज्यादा है कि नहीं, या फिर हम मोटे हैं कि पतले, यही तो हमारी बाह्य आकारकी हुई। मतलब जो बाह्य आकारकी का मतलब क्या होता है, जो आपको बाहर से देखने में पता लगे, वे गुण जो बाहर से देखने में पता लगे, है कि नहीं, बाह्य गुणों के आधार पर विभाजित किया था। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि जैसे उन्होंने हमें नहीं विभाजित किया, उन्होंने पौधों को क्या किया कि जो पौधे छोटे थे उनको एक जगह पर रखा, जिनकी पत्तियां एक जैसी थी उन्हें एक स्थान पर रखा, जो लंबे थे उनको एक स्थान पर। मतलब समझ में आ रहा है ना। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या किया गया कि पौधों को उनके बाह्य आकारकी के आधार पर वर्गीकृत किया गया। आधार समझ में आया। तो हमने इसमें दो चीजें देख ली और वही चीज यहाँ पर लिखा है, हमने लिख भी दिया। नंबर दूसरा देखो दिया है, कृत्रिम वर्गीकरण में पौधों को उनके बाह्य लक्षणों जैसे पत्ती का आकार, पौधे की ऊंचाई, आकृति कैसी है ना, के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अब आपको कृत्रिम वर्गीकरण समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताइए, इसको थम्स अप दिखाइए, है ना। समझ में आया हमें भी कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ गई ना, ठीक है। अगला देखते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या थी, सबसे पहले दिया किसने था वो देख लेते हैं। बैंथम तथा डाल्टन हुकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो आप क्या बताएंगे, बैंथम तथा हुकर ने। समझ में आया। उसके बाद अब ये आधारित किस पर थी, किस पर थी, यह वर्गीकरण जीवों के बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों जैसे आंतरिक संरचना, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन इत्यादि के आधार पर आधारित थे। समझ में आया। मतलब इसमें एक चीज और ऐड कर दिया, बैंथम हुकर ने कहा अरे भैया नहीं सही है, बाह्य आकारकी के आधार पर केवल वर्गीकरण किए दे रहे हो आप, वो सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कैरोलस लिनियस ने कहा कि भाई सही क्या है बताइए, या फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने इन लोगों से पूछा कि अगर वो गलत है तो सही क्या है आप बताइए। तब इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी जीव के बाहरी लक्षण से केवल उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इन्होंने आंतरिक लक्षण भी उसी के साथ जोड़ दिया।
जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं दिखने में काला हूँ या फिर मेरी मोटाई, ऊंचाई, वजन इतना उतना है कि नहीं? क्या आप मुझे ये सब देख के पसंद करेंगे? क्या आप मेरे अंदर ये सब चीजें देखेंगे कि आप मेरे अंदर ये देखेंगे कि हाँ हम चलो अच्छा पढ़ाते हैं, कि हाँ भाई मोनू सर हैं बढ़िया पढ़ाते हैं, मोनू भैया हैं बढ़िया पढ़ाते हैं, है कि नहीं? बोलते अच्छा है, चिल्लाते कम है, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो ऐसा लग रहा हो आपको कि अगर हम हो ऐसे, तो फिर क्या होगा? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है भाई, उसके हम आंतरिक गुण भी तो देखेंगे। आप शादी करने जाते हैं कहीं पर उदाहरण के लिए, है नहीं, तो वहां पर जाने के बाद में आप क्या देखते हैं? समझ में आया हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो इसका मतलब आप केवल बाहरी लक्षण नहीं देखते, बाहरी गुण नहीं देखते, आंतरिक गुण भी देखते हैं। तो वही यहाँ पर किया बैथम और हुकर ने, बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों को भी जोड़ दिया। आंतरिक लक्षण का मतलब कोशिका की संरचना कैसी है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, उसमें कौन कौन से एंजाइम बन रहे हैं, बहुत चीजें होती है उनके आधार पर। ये समझ में आ गया प्राकृतिक वर्गीकरण। अगला देखते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। देखिए इसमें किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है। अब आप पूछेंगे कि भैया इसके वैज्ञानिक कौन से थे, कौन से वैज्ञानिक ने जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो हम आपको नहीं बताएंगे। चौंक गए? नहीं बताएंगे भैया, क्योंकि हमें भी नहीं पता, क्योंकि किताबों में कहीं दिया है नहीं। हम अपने आप से तो लिख नहीं देंगे कि लेमार्क ने क्लासिफिकेशन किया, है कि नहीं? हम तो वही बताएंगे जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी किताबों में। हाँ, हमने इतना जरूर पढ़ा है कि यह वर्गीकरण किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया, ठीक है? कई सारे वैज्ञानिक थे, इसलिए किसी का भी नाम नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? तो भाई ये तो समझ में आ गया ना कि वैज्ञानिक का नाम क्यों नहीं लिखा। अब उसके बाद देख लेते हैं ये किस पर आधारित है। यह वर्गीकरण जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है। विकासीय संबंध पर आपने जातिवृत्तीय पढ़ रखा है, मतलब कि देखिए प्रत्येक जीव ना, जैसे हम हैं, प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों से कुछ संबंध रखता है। समझ में आया? अब हम हैं, या फिर आप समझ सकते हैं हमारा विकास जिस भी जीव से हुआ है, हम उससे कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम जो हैं, मतलब मनुष्य जो है गौरिल्ला से काफी समानताएं प्रदर्शित करता है कि नहीं? तो ये होता है जातिवृत्तीय संबंध, मतलब कि कुछ लक्षण मिल रहे होते हैं। जैसे आपको बाघ जो चीता होता है, शेर होता है, बिल्ली होती है, लगभग एक जैसे मिल रहे हैं कि नहीं लक्षण? मतलब चौपाए हैं और मांसाहारी है इत्यादि, कुछ समझ में आ रहा है ना? तो विकासीय संबंध के आधार पर आधारित है। उसके बाद है संख्यात्मक वर्गीकरण। इसे कंप्यूटरीकृत वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसे कंप्यूटर पर लिखा जा सकता है या आंकलित किया जा सकता है, ठीक है? इसका अवलोकन अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। किस पर आधारित? अवलोकनीय गुण, मतलब उसके जो भी गुण होते हैं। इसमें देखो होता क्या है कि प्रत्येक गुण को एक कोड दे दिया जाता है, उस कोड को डाल करके सेव कर दिया जाता है। तो अगर उसी गुण का दूसरा जंतु मिलता है तो वही कोड डाल दिया जाता है, वो अपने आप वहां पर सेव हो जाता है। समझ में आया? तो ये थे कुछ वर्गीकरण और ये था इस अध्याय का परिचय। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ पढ़ने में मजा भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे तो भाई अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके, पढ़ा करके, पढ़ करके, सीख करके, ठीक है? तो मिले, ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, अपना समय देने के लिए और पढ़ने के लिए भी, है कि नहीं? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।